दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत का रामबाण क्विज कर रहे हैं सीटेट, सुपर टेट और टेट परीक्षा की दृष्टि से। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। दोस्तों स्टडी 91 में महाबचत ऑफर के तहत यूजीसी नेट कोर्स मात्र और मात्र 999 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके अतिरिक्त अन्य कोर्स भी जैसे वीडियो मार्क टेस्ट मात्र 249 रुपये में, पेट मार्क टेस्ट मात्र और मात्र 249 रुपये में, हिंदी का इंडिविजुअल क्लास 999 रुपये में और पेट हिंदी 149 रुपये में। दोस्तों आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप बैच को ले सकते हैं अगर कोई समस्या आती है बैच लेने में। और इसके साथ दोस्तों महाबचत ऑफर के तहत शारदीय नवरात्र में पेट जो कि संपूर्ण अध्ययन सामग्री जिसमें जीके जीएस का है और इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट भी पेट के लिए दिया जा रहा है मात्र 350 रुपये में। दोस्तों अगर इस पुस्तक को आपको लेना है दोस्तों तो इस नंबर पर आप ऑर्डर करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न श्रृंखला को। और पहला प्रश्न, आज के प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है? विकल्प ए री, विकल्प बी री, विकल्प सी ऊ और विकल्प डी ओ। पूछा जा रहा है दोस्तों स्वर कौन सा ह्रस्व नहीं होता है। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं स्वर कहते किसे हैं। स्वर कहते किसे हैं यानी कि स्वर क्या हैं या किसे कहते हैं? तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः यानी कि जो स्वयं प्रकाशित हों या जो बिना किसी के उच्चारण के उच्चरित होते हों, बिना किसी की सहायता से उच्चरित होते हैं, वही क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। ये स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखे गए हैं। किसके अंतर्गत? अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ही दोस्तों क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और ये स्वर संख्या स्वरों की कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 9 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इसी 9 स्वर में दोस्तों प्रारंभिक 5 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल स्वर कहा जाता है। अच्छा, मूल स्वर के अतिरिक्त और क्या कहा जाता है इन्हीं 5 स्वरों को? तो इन्हें ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं इन्हीं 5 स्वरों को। और जो बाद के 4 स्वर हैं दोस्तों, इन्हीं 4 स्वरों को हम क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर कहते हैं। और क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर के अलावा इन्हें हम संध्याक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्याक्षर कहते हैं। अच्छा, मिश्रित स्वर 4 हो गए और संध्याक्षर 4 हो गए। इन्हीं को और हम क्या कहेंगे? तो इन्हीं को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। इन्हीं को क्या कह देते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर। तो ये मिश्रित स्वर, संध्याक्षर स्वर और संयुक्त स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। इस तरह से 5 और 4 कुल मिलाकर के कुल कितने स्वर हो गए? तो 9 स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए? 9 स्वर हो गए। इसमें दोस्तों जो ये बाद के 4 स्वर हैं ना, जिन्हें मिश्रित, संध्याक्षर और संयुक्त स्वर कहते हैं, ये है बाद के 2 सूत्रों में रखे गए ए ओ आई औ। अगर इनकी चर्चा करें दोस्तों, जो बाद के स्वर हैं तो ये हैं ए ओ आई औ। यही 4 स्वर दोस्तों, इनमें दिए गए विकल्प में अगर देखें कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता दोस्तों, तो ये ए ओ आई औ, यही 4 स्वर ह्रस्व नहीं होते। और दिए गए विकल्प में ओ बिल्कुल सही जवाब होगा कि री ऊ यह ह्रस्व होते हैं लेकिन ओ ह्रस्व नहीं होता। इसीलिए ओ नामक स्वर के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। यानी कि ए ओ आई औ के 12 भेद होते हैं। और री नामक स्वर दीर्घ नहीं होता, इसीलिए री के भी 12 भेद होते हैं। री के कितने भेद होते हैं? तो 18 भेद होते हैं। ऊ के कितने भेद होते हैं? तो 18 भेद होते हैं। और
और ओ के कितने हुए, तो 12 हुए। ये हुआ दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से महत्वपूर्ण तथ्य। और प्रश्न था कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता, विकल्प डी उत्तर ओ ह्रस्व नहीं होता। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। विकल्प ए तृतीया विभक्ति, विकल्प बी द्वितीया विभक्ति, विकल्प सी पंचमी विभक्ति, विकल्प डी चतुर्थी विभक्ति। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। सहयुक्ते प्रधाने किस विभक्ति का बोधक है, तो तृतीया विभक्ति का विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इससे संबंधित कुछ तथ्यों का भी अध्ययन कर लेते हैं कि सहयुक्ते प्रधाने, अगर हम यहाँ दोस्तों देखें तो सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने। दोस्तों इसमें पूछ सकता है कि जो ये कारक का सूत्र है ना सहयुक्ते प्रधाने, इसमें कौन सी संधि है। दोस्तों इसमें संधि प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप संधि कौन सी बताएंगे। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा, आंसर इसका होगा पूर्व रूप। क्या होगा दोस्तों, पूर्व रूप संधि है। सहयुक्ते प्रधाने में पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि है। अच्छा चलिए आपने ये बता दिया कि पूर्व रूप संधि है, सहयुक्ते प्रधाने में पूर्व रूप संधि है। अब ये बताइए सहयुक्ते प्रधाने का विच्छेद क्या होगा, तो विच्छेद होगा दोस्तों सहयुक्ते धन आ प्रधाने, धन आ प्रधाने। ये हुआ दोस्तों सहयुक्ते अप्रधाने का विच्छेद। चलिए आपने अच्छा ये बता दिया सहयुक्ते धन अप्रधाने सहयुक्ते प्रधाने होता है, आपने ये भी बता दिया पूर्व रूप संधि होता है। अब आप ये बता दीजिए पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंगः पदांता दति, एंगः पदांता दति, पदांता दति। ये हुआ दोस्तों सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों अगर सहयुक्ते प्रधाने को देखें तो सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ होता है साथ, युक्ते का अर्थ हुआ दोस्तों योग होने पर, योग होने पर अर्थात सह का योग होने पर, अप्रधाने अर्थात अप्रधान में, अप्रधान में क्या होता है दोस्तों तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। चलिए हमने सहयुक्ते अप्रधाने का अर्थ भी ज्ञात कर लिया। अब आगे दोस्तों इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राम के साथ सीता बन गई, या राम के साथ लक्ष्मण बन जाते हैं, या कोई पिता के साथ पुत्र गया। इसको ही ले लेते हैं दोस्तों, अगर आसान सा एक उदाहरण लिख लेते हैं, पिता के साथ पुत्र गया, पिता के साथ है, पिता के साथ है पुत्र गया, पुत्र गया, पुत्र गया। ये था दोस्तों एक साधारण सा वाक्य जो कि सहयुक्ते अप्रधाने से संबंधित है। तो पिता के साथ पुत्र गया, इसमें जाने वाला कौन है दोस्तों, पुत्र गया, पुत्र प्रधान है। और सहयुक्ते अप्रधाने क्या कहता है, कहता है अप्रधान में तृतीया होगी, तो यहाँ पिता के साथ जा रहा है दोस्तों, इसीलिए पित्रा सह पुत्रम, पित्रा सह पुत्रः गतः या गतवान। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए सही उत्तर होगा तृतीया विभक्ति। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। विकल्प ए रमायई, रमाय, रमया, रमई। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 3 का, प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प सही होगा। तब तक हम लोग तब तक रमा शब्द से संबंधित कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं कि ये रमा शब्द, सबसे पहले देखें दोस्तों तो रमा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और ये दोस्तों रमा शब्द बना कैसे है दोस्तों, सबसे पहले देख लें तो आकारांत टाप प्रत्यय के योग से, किससे, टाप प्रत्यय के योग से बना रमा शब्द। और ये रमा शब्द का अगर एक वचन में रूप दोस्तों चलाएं तो बनेगा रमा, रमाम, रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायई, रमायाह, रमायाह होना चाहिए दोस्तों, रमायाह, 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 रमायाम, रमायाम,
और रमे बनता है, रमे बनता है। ये हुआ दोस्तों आपका एक वचन का रूप, एक वचन का रूप किस विभक्ति में? तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में ये बनेगा रूप आपका दोस्तों रमे बनेगा। इस तरह से दोस्तों रमायई विकल्प ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो रमायई बनेगा। रमायई किस विभक्ति में बनेगा दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति में बनेगा। किस वचन में बनेगा? एक वचन में बनेगा। रमा शब्द कैसा शब्द है दोस्तों? तो ये आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं ई उ री री, ई उ ड़ा री, आ ई उ ड़, ई उ री, ई उ री और का। बताइए दोस्तों इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे दोस्तों? इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा विकल्प होगा? तब तक दोस्तों आप उत्तर देते चलिए। हम इक प्रत्याहार, प्रत्याहार शब्द सबसे पहले दोस्तों प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं वर्णों के संक्षेपीकरण को। किसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो वर्णों के संक्षेपीकरण को, वर्णों के संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ हुआ वर्णों का संक्षेपीकरण। वस्तुतः दोस्तों वर्णों का ही संक्षेपीकरण नहीं होता है, बल्कि संक्षेपीकरण प्रत्ययों का भी होता है, आगम आदि का भी होता है। लेकिन जब हम प्रत्याहार पढ़ते हैं तो प्रत्याहार में वर्णों का संक्षेपीकरण ही अभीष्ट होता है। इस प्रत्याहार में दोस्तों प्रति प्लस आंग, प्रति प्लस आंग ये उपसर्ग है। ये क्या है दोस्तों? यही उपसर्ग है। और ह्री क्या है? तो ये ह्री धातु है। ह्री क्या है दोस्तों? तो ह्री धातु है। और घय क्या है? तो घय प्रत्यय है। घय क्या है दोस्तों? तो घय प्रत्यय है। तो इस तरह से हम कहते हैं प्रति प्लस आंग उपसर्ग ह्री धातु से घय प्रत्यय के योग से प्रत्याहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है वर्णों का संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का अगर सूत्र देख लें दोस्तों तो इसका सूत्र यहाँ होगा आदिरंतेन सहेता। ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, ये प्रत्याहार विधायक संज्ञा सूत्र है दोस्तों। और इसमें दोस्तों इक प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? इक प्रत्याहार है। तो इक प्रत्याहार में आएगा ई उ री और री। ई उ री री इन चार वर्णों को ना कह करके दोस्तों संक्षेपीकरण करके हम कह देते हैं इक प्रत्याहार। क्या कह देते हैं? इक प्रत्याहार कह देते हैं। इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प ए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों स्टडी 91 में डेली यूट्यूब शेड्यूल सुबह 8 बजे हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, 9 बजे इंडियन पॉलिटी, 10 बजे जीके जीएस, 12 बजे रीजनिंग की क्लास, 1 बजे ज्योग्राफी की क्लास, 3 बजे मैथ की क्लास और 6 बजे अभी दोस्तों हम लोगों ने 6 बजे साइंस की क्लास किया था और 7 बजे संस्कृत की क्लास प्रतिदिन दोस्तों लाइव चलती है। लाइव में आप उपस्थित होकर के दोस्तों आप विभिन्न शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। तो और दोस्तों 8 बजे सायंकाल 8 बजे सामान्य हिंदी, करेंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन के साथ नितिन सर स्वयं उपस्थित होते हैं लाइव क्लास में। तो आप दोस्तों लाइव में जुड़ करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। वर्णवती ही हिंदी संख्या, वर्णवती ना हो करके दोस्तों ये है षड्वती ही। ये होगा क्या दोस्तों? षड्वती ही होगा, षड्वती ही। इसको इस तरह से लिखते हैं षड्वती ही, षड्वती ही हिंदी संख्या का बोधक है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? षड्वती ही। तो षड्वती ही दोस्तों किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? 96 के लिए। हम कहते हैं षड्वती किसे कहते हैं दोस्तों? तो 96 को, 96 को क्या कहते हैं? षड्वती ही कहते हैं। इसको दोस्तों इस तरह से लिखते हैं षड्वती ही, षड्वती ही। और इसका दोस्तों अगर विच्छेद करेंगे दोस्तों ना तो क्या बनेगा? षड प्लस नवती ही, षड प्लस नवती ही,
षड प्लस नवति ही। और सूत्र दोस्तों एक हम लोगों ने पढ़ा था, न पदांता टोरनाम और अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम, ना के स्थान पर क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है और बनेगा क्या दोस्तों, षडवती ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, षडवती ही बन जाता है, षडवती ही बन जाता है। और इसका अर्थ होता है 96। इसका अर्थ क्या होता है, 96। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रायः संस्कृत संख्या से पूछा जाने वाला, संस्कृत संख्या से पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। 67 किसे कहते हैं दोस्तों, तो सप्तषष्टि ही, सप्तषष्टि ही, सप्तषष्टि ही, 67। 66 किसे कहते हैं, षटषष्टि ही, षटषष्टि ही, 66 को कहते हैं दोस्तों। 96 किसे कहते हैं, षडवती ही, षडवती ही 96 को कहते हैं। और 36 किसे कहते हैं, तो षटत्रिंशत्, षटत्रिंशत् ये 36 कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो षटत्रिंशत् ये है, इसे एक दोस्तों क्या कहते हैं, 36 कहते हैं। क्या कहते हैं, 36 कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6, भवत, भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। विकल्प ए, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। दोस्तों लोट लकार पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, लोट लकार। और भू धातु का लोट लकार में रूप चलता है भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम, ये रूप चलता है दोस्तों। अगर इसको हम दोस्तों लिख लें लोट लकार का रूप, तो बनता है भवतु भवताम, भवतु भवताम भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भव भवतम भवत, भवानी भवानी भवाव भवाम। ये हुआ दोस्तों प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पूछा जा रहा है दोस्तों। भवत, तो भवत किस में बनेगा दोस्तों, मध्यम पुरुष के बहुवचन में। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, इसमें दोस्तों लिट भी है जो कि होगा नहीं, तो लोट तीनों में लोट लकार है। बताइए मध्यम पुरुष से बहुवचन लोट लकार, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 6 का, डी विकल्प, डी विकल्प प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वनाम शब्द नहीं है, अपि यूयम तौ तस्मै। बताइए इसमें दोस्तों कौन सा सर्वनाम रूप नहीं है या सर्वनाम शब्द नहीं है, सर्वनाम शब्द नहीं है, सर्वनाम शब्द नहीं है, सर्वनाम शब्द। दोस्तों सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहले देख लें सर्वनाम किसे कहते हैं। इसके पहले दोस्तों एक प्रश्न करते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, तो संज्ञा कहते हैं नाम को, संज्ञा कहते हैं नाम को। और ये नाम किसी का भी हो सकता है, स्थान का हो सकता है, भाव का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, मनुष्य का हो सकता है, किसी का भी नाम होगा। जो नाम होगा ना यही संज्ञा कहलाएगा, नाम को ही क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। और सर्वनाम क्या कहते हैं, तो इसी नाम के बदले जो प्रयुक्त होता है, इसी नाम के बदले जो प्रयुक्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसी नाम के बदले जो प्रयुक्त होगा वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे किसी का अगर नाम दिया जाए, जैसे राम, सीता, तो ये सब संज्ञा है, एक नाम है। राधा, गीता, महेश, सुरेश, दिवेश, ये संज्ञा है। या कहें किसी का नाम प्रयागराज, तो प्रयागराज किसी का नाम दिया गया वह, या प्रयाग, या
कोई XYZ कोई भी नाम होगा दोस्तों, जो नाम के द्वारा जाना जाएगा संज्ञा कहलाएगा। उसके अतिरिक्त क्या होगा, तो उसके अतिरिक्त जो नाम के बदले प्रयुक्त होगा जिस जानने के लिए, वह क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। और सर्वनाम कौन सा नहीं है दोस्तों, तो अपि सर्वनाम नहीं है। अपि क्या है, सर्वनाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। तो इस तरह से दोस्तों यूयम, तौ और तस्मै ये सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार है। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार है। कादंबरी, और ये दोस्तों सबसे पहले कादंबरी, यहां आप देखिए कादंबरी, कादंबरी, और कादंबरी के आगे दोस्तों लिख लेते हैं कथा। क्या लिख लेते हैं, कथा। कादंबरी, का को यहां से जोड़ते हैं का और था। कादंबरी क्या है, कथा है। हर्षचरितम, यह हर्षचरितम क्या है दोस्तों, आख्यायिका है। आख्यायिका है। कादंबरी कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है। कादंबरी और हर्षचरितम किसकी रचना है, महाकवि बाणभट्ट की। महाकवि बाणभट्ट, बाणभट्ट शब्द है दोस्तों, बाणभट्ट, महाकवि बाणभट्ट की रचना है। इसके अतिरिक्त भी क्या, इसके अतिरिक्त भी महाकवि बाणभट्ट की रचनाएं हैं, बिल्कुल है दोस्तों। क्या है, इसके अतिरिक्त जो महाकवि बाणभट्ट की रचनाएं हैं उसको संक्षेप में हम कहते हैं मुँह पचका। क्या कहते हैं, मुँह पचका। अब दोस्तों मुँह पचका से तात्पर्य क्या है, मुकुट ताडितकम, हा से हर्षचरितम, यहाँ आपने देखा, पा से पार्वती परिणय, चा से चंडी शतक, और का को आपने देखा कादंबरी। ये हुए 5 रचनाएं किसकी, महाकवि बाणभट्ट, जिसमें महत्वपूर्ण क्या है, कादंबरी, दूसरा क्या है, हर्षचरित। कादंबरी क्या है, कथा, हर्षचरित क्या है, आख्यायिका। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। मुकुट ताडितकम, हा से हर्षचरितम, पा से पार्वती परिणय, चा से चंडी शतकम, का से कादंबरी, ये किसकी रचना है, महाकवि बाणभट्ट की है। तो आप यहाँ बाणभट्ट, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार बाणभट्ट हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए टॉप 15 मार्क टेस्ट, 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, वीडियो सोल्यूशन, डाउट क्लियरिंग सेशन कराया जाता है। और इसका नया बैच दोस्तों प्रारंभ है, जिसे आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों बैच लेने में कोई समस्या आती है तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। नाटक पूछा जा रहा है दोस्तों, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। तो मालविकाग्निमित्रम दोस्तों क्या है, यही नाटक है। यही क्या है, नाटक है। इसमें दोस्तों, इसमें अगर देखें नायिका कौन है, इसमें नायिका कौन सी है दोस्तों, तो मालविका। नायिका कौन है, तो मालविका। और इसे नाटक में दोस्तों नायक कौन है, नायक कौन है, नायक कौन है दोस्तों, तो अग्निमित्र। नायिका है मालविका, मालविका। और नायिका कौन, क्षमता, नायिका है मालविका, नायक कौन है दोस्तों, तो अग्निमित्र, अग्निमित्र। रघुवंश, ये दोस्तों महाकाव्य है। रघुवंशम क्या है, महाकाव्य है। रघुवंशम महाकाव्य है। कुमार संभवम महाकाव्य है, महाकाव्य है। और मेघदूतम दोस्तों क्या है, तो ये गीति काव्य है, गीति काव्य है। या इसे ही हम कहते हैं दोस्तों खंड काव्य, खंड काव्य है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो मालविकाग्निमित्रम ये है
विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। विकल्प ए सज्जना, साधुक्तम, पावकः, जलौघः। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो व्यंजन का अर्थ हुआ व्यंजन या हल और संधि का अर्थ होता है वर्ण विकार या परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों व्यंजन या हल वर्णों का विकार या परिवर्तन क्या कहलाएगा दोस्तों, व्यंजन संधि कहलाएगा। इस एक बार फिर कहते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन या हल वर्णों का विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, व्यंजन संधि कहलाता है। दोस्तों व्यंजन संधि में, इस व्यंजन संधि में जब हम व्यंजन संधि करते हैं तो व्यंजन संधि में व्यंजन स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, या इसको पेन को चेंज करते हैं। व्यंजन संधि में संधि दोस्तों वर्णों का होता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो व्यंजन होगा या स्वर होगा। यही क्या बनेगा, व्यंजन संधि बनेगा। यहां दोस्तों अगर हम देखते हैं साधुक्तम, तो साधु प्लस उक्तम, साधुक्तम स्वर संधि है। पौ प्लस सकः, पाव का स्वर संधि है। जलौघा ये स्वर संधि है। लेकिन सज्जन यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। सज्जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। इच्युत संधि होकर के क्या बन जाता है, सज्जना बन जाता है। प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। उत्तम पुरुष, दोस्तों सबसे पहले पुरुष को देख लेते हैं। पुरुष कितने होते हैं, तो दोस्तों पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हुआ दोस्तों प्रथम पुरुष। दूसरा हुआ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये पुरुष भी दोस्तों ना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। पुरुष भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अगर हम इनको पुरुष को वचन में डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं, यहाँ इसके वचन को लिख लेते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में भी होगा दोस्तों, एक वचन होगा, द्विवचन होगा और बहुवचन होगा। और उत्तम पुरुष में भी दोस्तों एक वचन होगा, द्विवचन होगा और बहुवचन होगा। ये दोस्तों प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब दोस्तों अगर हम कर्ता की बात कर लें, सामान्यता है, यहां लिख लेते हैं कर्ता। क्या लिख लेते हैं, कर्ता। तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है दोस्तों सह, या कोई संज्ञा सह। द्विवचन में क्या बनेगा, तौ।
बहुवचन में क्या बनेगा? ते। मध्यम पुरुष का कर्ता क्या बनेगा दोस्तों? त्वम, त्वम। द्विवचन में क्या बनेगा? युवाम। और बहुवचन में क्या होगा? यूयम। उत्तम पुरुष का कर्ता एक वचन में क्या होता? अहम, अहम। द्विवचन में क्या होगा? आवाम। और बहुवचन में क्या होगा? वयम। ये हुई है दोस्तों कर्ता पुरुष वचन। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, मध्यम पुरुष को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, उत्तम पुरुष को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। और कर्ता सामान्यतः शह तौ ते, प्रथम पुरुष का कर्ता किसमें होगा? शह तौ ते होगा, या कोई संज्ञा होगा, कोई भी संज्ञा होगा वो प्रथम पुरुष में आएगा। किसमें आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 11 का कौन सा विकल्प सही होगा? अब तो आप मिलान करिए प्रश्न उत्तम पुरुष से। तो उत्तम पुरुष में आएगा अहम, आवाम और वयम। मिलान करते हैं। वयम इसका मतलब उत्तम पुरुष का कर्ता है, वयम उत्तम पुरुष का कर्ता है। युवाम, युवाम किस में आ रहा है दोस्तों? तो मध्यम पुरुष का कर्ता है। युवाम क्या है? ये मध्यम पुरुष का कर्ता है, मध्यम पुरुष का कर्ता है। शह दोस्तों ये प्रथम पुरुष का कर्ता है, प्रथम पुरुष का कर्ता। और तस्मिन, अगर दोस्तों देखें तस्मिन, तो सह तम तेन तस्मात्, सह तम तेन तस्मै, तस्मात् तस्य तस्मिन। यह दोस्तों इसी तद शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। तो इस तरह से ये भी प्रथम पुरुष में ही आ जाएगा। किस में आएगा? प्रथम पुरुष से, जब आप रूप चलाएंगे तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 11 का विकल्प ए वयम रूप सही होगा, वयम रूप। इसको दोस्तों रीड कर देते हैं, कौन सा विकल्प सही होगा? तो 11 का ए विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किसकी होती है दोस्तों? विकल्प ए व्याकरण की, पद्य की, गद्य की या कथा की। छंद बद्ध कौन सी रचना होती है दोस्तों? तो प्रायः पद्य छंदानुबद्ध होता है, प्रायः पद्य छंदानुबद्ध होता है या छंदबद्ध होता है, छंदबद्ध होता है। प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो बी विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न दोस्तों वीडियो एग्जाम के लिए टॉप 15 मार्क टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को लेने में कोई समस्या आती है दोस्तों तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 2 ऐसी पुस्तकों पर जो कि वीडियो हल प्रश्न पत्र के नाम से, और उसी का एक फ्री मॉडल टेस्ट पेपर उसी के साथ दिया जा रहा है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। आप दोस्तों ये वीडियो की पुस्तक अगर वीडियो की तैयारी आप कर रहे हैं तो ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है अहम गृहं गच्छति, सह गृहं गच्छसि, त्वं गृहं गच्छति, त्वं गृहं गच्छसि। दोस्तों अनुवाद का नियम है कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की होगी। इसको लिखते हैं कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का हो, क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की होती है, उसी वचन की होती है। अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। किसमें? कर्तृवाच्य। सामान्यतः अनुवाद के नियम में कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। यहाँ दोस्तों अहम
ये उत्तम पुरुष का कर्ता और क्रिया है प्रथम पुरुष की, इसीलिए विकल्प ए गलत। सह कर्ता है प्रथम पुरुष का और क्रिया है मध्यम पुरुष की, इसीलिए बी विकल्प गलत। तुम कर्ता है मध्यम पुरुष का, क्रिया है प्रथम पुरुष की, इसीलिए सी विकल्प गलत होगा। तुम कर्ता है मध्यम पुरुष का, क्रिया है मध्यम पुरुष की, इसीलिए डी विकल्प सही उत्तर होगा। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प डी सही उत्तर है। विकल्प डी सही उत्तर है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या, अयोगवाह वर्णों की संख्या दोस्तों 6, 5, 4, 3। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 6, 5, 4, 3। तो अयोगवाह कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं अयोगवाह दोस्तों कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला कौन सा हो दोस्तों? पहला है अनुस्वार। पहला क्या है? अनुस्वार। दूसरा क्या है? तो दूसरा है विसर्ग। तीसरा क्या है दोस्तों? तो जिह्वा मूली, जिह्वा मूली। और चौथा क्या है? तो उपधमानी, उपधमानी। ये 4 अयोगवाह होते हैं दोस्तों। यही दोस्तों अगर इनके उच्चारण स्थान को देख लें कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए अयोगवाह या अयोगवाह, किस अयोगवाह का क्या उच्चारण स्थान होता है? तो उच्चारण स्थान इनका क्या होगा दोस्तों? अनुस्वारः, अनुस्वार का नासिका अनुस्वारा। अनुस्वार का स्थान क्या होगा दोस्तों? नासिका। अनुस्वार का क्या होगा? नासिका। विसर्ग का क्या होता है दोस्तों? कंठ होता है। जिह्वा मूली का क्या होता है? जिह्वा मूली, जिह्वा मूली। उपधमानी का क्या होता है? तो उपपधमानीया नाम ओष्ठौ, यानी कि ओष्ठ। उपधमानीय उ पावर्ग और उपधमानी का क्या होता है? ओष्ठ होता है। ओष्ठ। दोस्तों यहीं इसके सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र क्या होगा इनका? नासिका का, तो नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। कंठ का अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम। और ओष्ठ का उपपधमानीया नाम, उपपधमानीया नाम ओष्ठौ। ये हुई दोस्तों अयोगवाह। यहां लिखते हैं अयोगवाह, अयोगवाह जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। यहां लिखते हैं उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। और यहां लिखते हैं सूत्र, सूत्र उच्चारण स्थान के सूत्र। तो ये हुआ दोस्तों आपका अयोगवाह। प्रश्न संख्या 14 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों शिक्षण से संबंधित अगला प्रश्न दोस्तों, बताएं कौन सा विकल्प सही होगा? शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः, अर्थात शिक्षार्थियों के त्रुटि संशोधन के लिए शिक्षक दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्रं भर्त्सयेत्, छात्रान् प्रोत्साहयितुम् आशावादी प्रवृत्तिं धारयेत्, छात्राणां दोषाणां धरोरेखांकितान् कुर्यात्, छात्रस्य प्रत्येकं दोषस्य संशोधनं कुर्यात्। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए।
दिए गए विकल्प प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प बी, छात्रान प्रोत्साहितुम आशावादी प्रवृत्तिम धारयेत। छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए आशावादी प्रवृत्ति को धारण करना चाहिए। किसको? शिक्षक को। क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों गलतियां करने से धीरे धीरे त्रुटियों में संशोधन हो जाता है, लेकिन इसके लिए आशावादी प्रवृत्ति शिक्षक को अपनानी चाहिए। तो दिए गए विकल्प प्रश्न संख्या 15 में विकल्प बी सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण से प्रयोजनम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन क्या है? प्रतिभावतां छात्राणाम उत्कृष्ट प्रदर्शनार्थम सहयोगः, विद्यालय समयात् अनन्तरम अध्ययनम, छात्राणाम त्रैमासिकी परीक्षा, अधिगमे रिक्ततायाः समाधानम। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन होता है अधिगम में रिक्ततायाः, अर्थात सीखने में जो अभाव है उसका समाधान। रिक्त यानी कि जो पूर्ण रूप से सीख नहीं पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, बोध नहीं कर पा रहे हैं, उसमें समाधान प्राप्त करना। तो रिक्तता का समाधान प्राप्त करना उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी व्याकरण का नया बैच प्रारंभ है, चाणक्य बैच, जो कि नितिन सर द्वारा लिया जा रहा है। नया बैच, आप इस बैच को ले सकते हैं, इस बैच को ले सकते हैं। दोस्तों अगर कोई समस्या आती है तो ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करके समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति। अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे गए उत्तरों को सम्यक रूप से लिखना है। कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति, प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों, वाचन करते हैं। सांप्रतिकम युगम वैज्ञानिकम युगम वर्तते, अद्य मानवः तथैव नास्ति यथा शतं वर्षाणि पूर्वम आसीत्। सर्वेषां जीवने विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि, नगरेषु ग्रामेषु च सर्वे जनाः स्वस्वकार्येषु विज्ञानस्य साधनानां प्रयोगः कुर्वन्ति। रेलयानं दूरं गन्तुं लोकप्रियं वाहनम् अस्ति। दूरस्थाः शब्दाः अपि रेडियो माध्यमेन गृह्यन्ते। अधुना टेलिविजन यंत्रं महद् उपकारकं वर्तते। तेन गृहे स्थिताः वयं चित्राणि पश्यामः, चित्रस्थपात्राणां वचनानि शृणुमः। कंप्यूटर यंत्रं लघुकायमपि महद् उपकारकं वर्तते। यद्यपि शास्त्रादिकानां विज्ञानोपकरणानां प्रयोगः अहर्निशं भवति, तथा जनानां सुविधावर्धनार्थं नवीनानि उपकरणानि आविष्क्रियन्ते। आयुर्विज्ञानस्य आविष्कारैः रोगाः दूरीक्रियन्ते, जनानां जीवने सुखं च वर्धते। ये था दोस्तों गद्य अंश। आइए दोस्तों गद्य अंश का अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या होगा दोस्तों? सांप्रतिकम युगम, आज का युग, वर्तमान युगम, वर्तमान युग, वैज्ञानिक युगम वर्तते, वैज्ञानिक युग कहा जाता है, वैज्ञानिक युग है। अद्य मानवः, आज मानव, तथैव उसी प्रकार, नास्ति नहीं है, यथा जैसे, शतं वर्षाणि 100 वर्ष, पूर्वम पूर्व, आसीत था। सर्वेषां जीवने, सभी के जीवन में, विज्ञानोपकरणानि, विज्ञान के उपकरण साधन, प्रविष्टानि प्रविष्ट हो चुके हैं। नगरेषु ग्रामेषु च, नगरों में और गांवों में, सर्वे जनाः सभी लोग, स्व कार्येषु अपने अपने कार्यों में, विज्ञानस्य साधनानां विज्ञान के साधनों का प्रयोगः कुर्वन्ति प्रयोग करते हैं। रेलयानम दूरम गंतुम, रेलयान के द्वारा दूर जाने के लिए, लोकप्रियम वाहनम अस्ति, लोकप्रिय रेलयान लोकप्रिय सबसे प्रसिद्ध वाहन है।
दूरस्थाः शब्दाः, दूर स्थित शब्द भी रेडियो माध्यमेन, रेडियो के द्वारा गृह्यन्ते, ग्रहण किए जाते हैं। अधुना आज टेलीविजन यंत्रम, टेलीविजन यंत्र महदुपकारकम वर्तते, महान उपकारक सिद्ध हो रहा है। तेन गृहे, उसके गृहे घर पर स्थिताः, स्थित होने से वयम चित्राणि पश्यामः, हम लोग चलचित्र देखते हैं। चित्रस्थ पात्राणाम वचनानि, चित्र में स्थित पात्रों के वचनों को शृणुमः, सुनते हैं। कंप्यूटर यंत्रम लघुकायम अपि, कंप्यूटर यंत्र, संगणक यंत्र, साधन लघुकायम अपि, सूक्ष्म शरीर का होते हुए भी महदुपकारकम वर्तते, महान उपकारक है। यद्यपि सहस्राधिकानाम, हजारों से अधिक विज्ञानोपकरणानाम, विज्ञान के उपकरण साधन प्रयोग अहर्निशम भवति, दिन रात होते हैं। तथा जनानाम, फिर भी जनों लोगों के सुविधा वर्धनार्थम, सुविधा को बढ़ाने के लिए नवीनानि उपकरणानि, नए नए उपकरण आविष्क्रियन्ते, खोजे जा रहे हैं। आयुर्विज्ञानस्य, आयुर्विज्ञान का आविष्कार ही, आयुर्विज्ञान के आविष्कार के द्वारा रोगों को दूरी क्रियन्ते, दूर किया जा रहा है। जनानाम जीवने सुखम च वर्धते, और लोगों के जीवन में सुख को बढ़ाया जा रहा है। रात्रि दिवम इति पर्याय शब्दानुच्छेदे प्रयुक्तः तत् लिखत, रात्रि दिवम, इसका पर्याय शब्द अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त है? रात्रि ही उभे संधे अहर्निशम दिनम, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो अहर्निशम, रात्रि दिवम का विकल्प क्या है? अहर्निशम। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुखम पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तः अस्ति तत् लिखत, दुख पद का विलोम शब्द क्या होगा? पुष्प होगा, सुख होगा, फल होगा या मधुर होगा? तो दुखम पदम, इसका अगर दोस्तों देखिए विलोम शब्द तो सुखम होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये हैंड रिटन ई बुक्स के रूप में दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सांप्रतिकम युगम कीदृशम वर्तते? वैज्ञानिकम युगम, द्वापर युगम, पाषाण युगम, जल युगम। सांप्रतिकम युगम वैज्ञानिकम युगम वर्तते। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, केषां जीवने विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि? केवलम रात्रिचराणाम, केवलम भक्षकाणाम, केवलम जलचराणाम या सर्वेशाम? तो दोस्तों सर्वेशाम जीवने विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि, सभी के जीवन में विज्ञान उपकरण प्रवेश कर चुके हैं। और ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में सायंकाल 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।